बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सूबिया खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारों की दुनिया देसी टीवी यूएसए और DTV NN की तरफ से। जी नाजरीन, हमारे प्रोग्राम में आज एक बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और अगर मैं ये कहूँ कि आज जो स्पेशल डे है उस हवाले से भी हमने सोचा कि कोई ऐसी शख्सियत बुलाई जाए जिनसे हम डिस्कस कर सकें और पूछ सकें जो आज स्पेशल डे है। और स्पेशल डे क्या है जी? आज रेडियो डे है। और रेडियो डे बहुत कम लोगों को मनाया जाता है या समझा जाता है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर मीडिया के लोग जो हैं उससे वाकिफ़ होंगे, बाकी जो लोग हैं वो तो बस ये जानते होंगे कि रेडियो भी होता है। अब आजकल का दौर इतना फास्ट हो गया, सोशल मीडिया इतना हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के चर्चे हैं, तो रेडियो तो अब कहीं रह ही गया। लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी दूर दराज इलाकों में रेडियो की बड़ी पहचान है और बड़ी मांग भी है। जी, मैं जिन शख्सियत की आज बात कर रही थी, जिनको आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, बहुत अहम शख्सियत हैं। योगा ट्रेनर भी हैं, लाफ्टर थेरेपिस्ट भी हैं, RJ भी हैं, होस्ट भी हैं, म्यूज़िक थेरेपिस्ट भी हैं और उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। फंक्शंस, कॉन्सर्ट्स में भी नज़र आते हैं आपको। जी, मैं बात कर रही हूँ फैसल इरफान की। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम विया, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन माय शो। आपको आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैंने कहा आज रेडियो डे है, उसके हवाले से भी कुछ बात कर लें, क्योंकि हमारी अवेयरनेस ये इस बारे में बहुत सारे जो लोग होंगे उनकी कम होगी कि रेडियो डे मनाया जाता है और किस दिन आता है, क्या इसकी स्पेशलिटीज़ हैं, क्या रीजंस हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा इसके बैकग्राउंड के हवाले से। अच्छा जी, रेडियो डे इज़ सच एन अमेजिंग डे और इस दिन ये होता है कि हम रेडियो की जितनी भी कोशिशें हैं, एफर्ट्स हैं, काविशें हैं, जितनी अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें न सिर्फ रेडियो के जो प्रेजेंटर्स हैं जिनको RJs कहा जाता है, रेडियो जॉकीज़, न सिर्फ वो शामिल होते हैं बल्कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग, पॉलिटिशियंस, हमारी जितने मीडिया इंटीरियर से जितने लोग होते हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। और बेस्ट चीज़ ये कि इसमें वो लिसनर्स भी शामिल होते हैं जो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। और जैसे कि भैया ने बात की, रेडियो का ट्रेंड डेफिनेटली उस तरीके से रिड्यूस हुआ है, लेकिन अब रेडियो शिफ्ट हो गया ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब रेडियो क्योंकि जब शो हो रहा होता है तो वो लाइव भी जा रहा होता है थ्रू वेबसाइट्स, थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग, थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, तो लोग वहाँ से रेडियो सुन और देख भी रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन उन लोगों की रेशो बहुत कम है ना जो सुन और देख रहे होते हैं, बहुत कम। वैसे तो आजकल ज़्यादातर जो होता है ना, लोगों के पास मोबाइल होता है, मोबाइल से वो यूट्यूब से या किसी भी चीज़ से, ब्लूटूथ से वो अपने जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनको देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? भैया देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर लिसनरशिप। ठीक है, जैसे आप शो करते हैं ना, अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं ड्राइव कर रही हैं और ड्राइव करते करते आपने सोचा कि यार मेरी प्लेलिस्ट में गाने थोड़े इतने अच्छे नहीं कि मैं रेडियो क्यों ना ट्यून करूं। आपने रेडियो ट्यून किया और आपको एक ऐसा RJ सुनने को मिला जो बहुत फैसिनेटिंग था, ठीक है, बहुत मजा आया, या आपको हंसने का मौका मिला, या उसकी प्लेलिस्ट कलेक्शन बहुत अच्छी थी, तो आप उसके यकीन माने कि आप परमानेंट लिस्नर बन जाते हैं। तो मुझे भी पहले ये लगता था कि शायद अब रेडियो कोई नहीं सुनता, लेकिन जब मैं पैनल पे बैठता हूँ और रेड बटन ऑन होता है ना ऑन एयर का, तो फिर जो SMS की लिस्ट, सोशल मीडिया की लिस्ट और कॉल्स आना शुरू होती है ना, फिर आपको पता चलता है कि भाई कोई है जो नहीं भी सुन रहा, मतलब इतने आपको लिसनर्स मिलते हैं। सो ये ट्रेंड आपने खुद बनाना होता है, ट्रेंड भी खुद बनाना होता है और ये डिपेंड करता है कि आपको पसंद क्या है जी। आपको रेडियो सुनना पसंद है, टीवी, क्योंकि वैसे भी सोशल मीडिया अब आता जा रहा है तो लोगों की तादाद अखबार में भी कम हो गई है, रेडियो पे भी कम हो गई है, टीवी पे भी कम हो गई है, तो ज़्यादातर आपको मोबाइल वाले लोग नज़र आएंगे। इवन हम भी ज़्यादातर मोबाइल पर ही नज़र आएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि जो लोग ज़्यादातर मोबाइल पे होते हैं, मोबाइल पे क्या मतलब सही है ये? एक तरह से सही भी होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन उसी वक्त मिल भी जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों पे ये मेरे ख्याल से ख़तरनाक भी होता है। वो देखिए, वो डॉक्टर ने एक दफ़ा मरीज से कहा ना कि आप को जो बीमारी है ना, इसका इलाज है कि आप कोई गेम खेलें और 1 महीने बाद मुझसे वापस आके मिलें तो आपका वजन काफ़ी कम हो जाएगा। तो वापस आया तो वजन उसका कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। तो डॉक्टर ने कहा भाई ये क्या हुआ, मैंने तो आपको कहा था। कहता मैं तो बाकायदे इसकी गेम खेल रहा हूँ। कहता कौन सा? तो कहता मैं सांप वाला गेम खेलता हूँ फ़ोन पे। तो मतलब उसने फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेला, उसने वो गेम खेला। तो अब मतलब मोबाइल इतना कॉमन हो गया कि अब आप वो करते हैं। लेकिन मोबाइल में भी डिजिटल एस्पेक्ट्स अगर आप देखें तो हर मोबाइल फ़ोन में बिल्ट इन FM रेडियो आता है, ठीक है। तो 1 क्लिक पे आपको सारे चैनल्स मिल जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपने ना उसको डाटा यूज़ होना है, ना आपका उसमें बैलेंस डिडक्ट होना है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल के थ्रू एज एन एंटीना आप रेडियो सुन सकते हैं। तो बड़ी अच्छी टेक्निक है और डिजिटल होने के साथ साथ जो दुनिया ने हमें प्रोवाइड कर दिए प्लेटफॉर्म्स कि डिजिटली आप एक दूसरे को कनेक्ट करें, तो उसमें वन ऑफ द मीडियम इज़ रेडियो एज वेल।
हाँ, तो रेडियो में आपका कैसे आना हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। रेडियो में जी पहले से ही शौक था, हाँ, बचपन से ही बोलने का? बचपन एक्चुअली में ज्यादातर हाँ, तो बोलने का ही होता है बिल्कुल। ना? जैसे ही मैं पैदा हुआ ना तो मुझे शौक हुआ, ठीक है, तो मैंने फिर हल्का सा रोना शुरू किया और रोना भी मेरा बड़ा ट्यून में था, ठीक है। तो फिर मुझे नर्स ने कहा कि जी ये आरजे बनेगा। देखिए एक तो ये हो गया। नर्स को कैसे पता चल गया कि आरजे बनेगा? क्योंकि मैंने नर्स से कहा था तो उन्होंने कहा ये बच्चा जो है ना सुर में वाह। तो जनाब देखिए रेडियो का ट्रेंड ये होता है कि आप सुन के आप फैसिनेट होते हैं। बहुत से लोग अब भी हमें कहते हैं जी कि हम आपकी तरह आरजे बनना चाहते हैं। जब वो सुनते हैं ना कि उनको लगता है कि यार इतने मजे की चीज है, तो हमें भी वो चीज फैसिनेट करती है। जैसे बहुत से लोग आपको देख के कहते होंगे कि हमें वीजे बनना है, ठीक है, तो इस तरह हमें देख के बहुत से लोग कहते हैं हमने आरजे बनना है। तो मेरे भी कुछ इस तरह रेडियो के मीडियम्स थे जो मैं सुनता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मुझे ये फील होता था कि मैं तो इनसे बहुत अच्छा कर सकता हूँ। सही। तो इट्स बैक इन 2003, अब 20 साल हो चुके हैं रेडियो के साथ कनेक्ट हुए मुझे। तो उस वक्त ना तो फोन्स थे, ना उस वक्त ईमेल्स थी, ना उस वक्त आपके पास ये मोबाइल फोन्स थे। उस वक्त वो घुमाने वाले रिंग फोन्स होते थे और जो कम्युनिकेशन का मीडियम था वो लेटर्स थे, मतलब खत लिखे जाते थे। तो जब मैंने खत लिखा फॉर एन ऑडिशन तो मुझे रिप्लाई आया कि अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, आप वो कंप्लीट करें फिर आप अप्लाई करें। फिर मैंने 2 साल वेट किया, रेडियो सुनता रहा। फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई फिर मैंने ऑडिशन के लिए अप्लाई किया और ऑडिशन में सिलेक्ट हो गया क्योंकि मुझे शौक था और वोकैबुलरी में काम करता रहा हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छा बोलें तो उसके लिए ज़रूरी कि आप अच्छा सुनें। हाँ। क्योंकि अच्छा सुनने वाला, अच्छा पढ़ने वाला अच्छा बोल सकता है अच्छी वोकैबुलरी के साथ। तो ये एक राज की बात है जो आपको बताई है। और तालीम भी बहुत अहमियत रखती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आप इस फील्ड में आ गए और आप ये योगा ट्रेनर भी हैं, ठीक है ना, और सर्टिफाइड भी हैं। बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और योगा का आजकल हमारे अब मुल्क में ज़्यादा हो गया, पहले तो किसी भी जगह पे बहुत कम था योगा का, तो उस बारे में भी बताइएगा। अच्छा, ये ऐसा है कि योगा बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ, बेसिकली एक फिटनेस टेक्निक है जो आपको फिजिकली फिट बनाती है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है और आपको स्पिरिचुअली हील करती है, मतलब रूहानी इलाज भी आपका करती है। फिजिकली फिट होने के लिए आपका यूज़ होता है पावर योगा, मेंटली फिट होने के लिए यूज़ होता है माइंड योगा और स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए यूज़ होती है मेडिटेशन जो योगा का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक अच्छा योगा का कॉम्बो बनाती हैं। योगा बेसिकली आपको ये करता है कि आपको ओवरऑल एक अच्छी हेल्दी लाइफ देता है, रूटीन देता है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करता है, आपकी एजिंग इफेक्ट बहुत लो हो जाता है कि उम्र के साथ साथ जो आपको क्रॉनिक पेन्स फील होते हैं वो नहीं फील होते। आपकी बॉडी, हाँ, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें आपको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती। आपको अच्छी नींद मिलती है, अच्छी आपकी रूटीन होती है, हैप्पी मूड होता है अगर आप कीनली योगा को फॉलो करें। तो योगा में बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो एज पर द प्रोफाइल लोगों की बनाई जाती हैं कि आपने अगर इस तरफ जाना है तो आप ये वाला योगा करें, आपको ये प्रॉब्लम है तो ये योगा करें। और उसी में एक कैटेगरी है हैप्पी योगा की, और हैप्पी योगा से हमने निकाला है लाफ्टर योगा, जिसको लाफ्टर थेरेपी कहते हैं। वो बहुत ही अच्छी कंडीशन है और नॉर्मली वो हाइपरटेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन के जो लोग हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। लाफ्टर वही कहते हैं ना कि जितना आप हंसेंगे तो पता नहीं कितना खून बढ़ जाता है। आपका खून बढ़ता है तो आप तंदुरुस्त और तवाना हो जाते हैं। तो इसलिए मुस्कुराहट कहते हैं, मुस्कुराहट भी अच्छी होती है, इसी तरह हंसना भी बहुत अच्छा होता है। तो आपने अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस हवाले से काम किया है? जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी भी करंटली वर्क कर रहा हूँ। बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ एज अ योगा थेरेपिस्ट, लाफ्टर थेरेपिस्ट और म्यूजिक थेरेपिस्ट का काम कर रहा हूँ। और नॉर्मली उसमें एजुकेशनल सिंडिकेट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उसमें डिफरेंट एम्बेसीज भी शामिल हैं, उसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर भी शामिल है, जिस तरह बैंक्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर्स हो गए। उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ये वर्कशॉप्स अरेंज करवाता हूँ मैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब 24/7 आपके साथ इंगेज रहते हैं और उसमें 8 से 9 घंटे उनका काम बैठने का है, जिसमें वो लोग काम कर रहे होते हैं। बहुत से प्रोग्रामर्स हैं जो कंप्यूटर और लैपटॉप से बैठे होते हैं, तो वो उनकी बॉडी बहुत ही स्टिफ हो जाती है। तो उनके लिए योगा, हैप्पी योगा और लाफ्टर थेरेपी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो योगा का सेगमेंट है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। इट्स फुल ऑफ म्यूज़िक, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ एक्टिविटी, डांसिंग और उसके साथ आपकी हैप्पी एंड हेल्दी एक्सरसाइजेज। तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। ये एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है इंसान की लाइफ में, क्योंकि आजकल वैसे ही हमारे हालात इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं, इकोनॉमिकली हम वैसे ही क्राइसिस का शिकार है हमारा मुल्क, बल्कि ग्लोबली वैसे चेंज है कि हर जगह ही ये डिप्रेशन पाया जा रहा है। और इस डिप्रेशन से कैसे निपटा जा सकता है इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी वक्त हुआ है यहाँ पर ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
नाजरीन। आज है रेडियो डे जो कि मार्कनी की इजाद थी और 1890 में उसका जो है वो रेडियो बनाया गया था। और उसके बाद जो है वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है, 1946 से यूनाइटेड नेशन ने इसका आगाज़ किया। अब हम बाकी तफसील जानते हैं फैसल इरफान से। जी फैसल जो कि हमारे गेस्ट हैं आज के प्रोग्राम के, फैसल थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। अच्छा जी, रेडियो बहुत ज़बरदस्त इन्वेंशन है और बैक इन 1890s मार्कोनी को ये फील हुआ कि क्यों ना कम्युनिकेशन को एक ऐसा ज़रिया बनाया जाए जिसके ज़रिए हम थ्रू एयर वेव्स या माइक्रोवेव्स कुछ ऐसी आवाज़ जनरेट करें जो दूसरों तक पहुँचे। तो उसने इन्वेंशन करते करते, डिस्कवरी करते करते, कुछ बनाते बनाते उसने 2 वायरलेस एक्टिविटीज़ ऐसी बनाई उन डिवाइसेस को, यानी एक से अगर कोई वेव जनरेट होती थी तो दूसरे को पहुंच के वो उसको डीकोड करके आपको वॉइस में ट्रेवल कर देता था। तो वहाँ से आगाज़ हुआ बैक इन 1890s, जो कि बहुत पुरानी बात है, सदियों पुरानी अगर आप बात कहें तो वो तब भी ठीक होगा। तो वहाँ से रेडियो का आगाज़ हुआ और रेडियो जी वन ऑफ द चीपेस्ट मीडियम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो कम्युनिकेट करवाता है। अगर आप रेडियो के वायरलेस हैंडसेट्स देख लें जो आप अक्सर देखेंगे पुलिस के साथ या कांस्टेबल के पास मौजूद होता है, जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वो भी थ्रू रेडियो चलता है कि वो यहाँ से बात करें, वहाँ से उनकी आवाज़ पहुँची। इसमें कोई उनको चार्जेस नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस तरह आप लोग घर बैठे अपने रेडियो सुन रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने फ्री इंटरटेनमेंट एंजॉय करनी है, म्यूज़िक फ्री मिल रहा है आपको, अच्छे प्रोग्राम्स आपको फ्री मिल रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो रेडियो इस लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट मिलती है। अच्छा, फिर यूनाइटेड नेशंस ने सोचा कि जब रेडियो का मीडियम इतना पॉपुलर है, और भी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ में अब भी सबसे ज़्यादा रेडियो सुना जाता है। ठीक है, क्योंकि लोग जब ट्रैवल करते हैं, अगर आप टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप वहाँ के सबवेज यूज़ कर रहे हैं, आप उनकी बसेस में जा रहे हैं, आप उनकी मेट्रोज में जा रहे हैं, सब में रेडियो प्लग इन होता है। बिल्कुल। अगर वहाँ पे आप लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाएं, रेडियो चल रहा होगा। आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, रेडियो सुना जाता है। और इतने रेडियो चैनल्स हैं वहाँ पे, और उर्दू स्पीकिंग लोग इतने ज़्यादा मौजूद हैं जो अगर हम बेसिकली जब मैं रेडियो शोज़ करता हूँ तो मुझे जो लिसनर्स अप्रोच कर रहे होते हैं, दे आर फ्रॉम जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, UAE, इंग्लैंड, USA, जर्मनी। तो आपको पता चलता है यार कि कहाँ कहाँ उर्दू बोलने सुनने वाले स्पेशली पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं। जब वो दूसरी कंट्रीज़ में सुनते हैं कि अपने लोग अपनी आवाज़ में, अपने अल्फाज में, अपनी ज़बानों में प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें रेडियो बहुत ज़्यादा सुना जाता है, तो इसकी वैल्यू को हम डिनाई नहीं कर सकते। इन सब वैल्यूज़ को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि 1946 में 13 फरवरी को क्यों ना हम रेडियो डे सेलिब्रेट करें, जिसमें बाकायदा हम एक क्रेडिट दें रेडियो लिसनरशिप को, रेडियो प्रेजेंटर्स को, रेडियो ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो इस दिन रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड इंटरनेशनली। एग्जैक्टली। और रेडियो की वैसे भी बहुत डिमांड है क्योंकि एक तो लो मीडियम कॉस्ट है, दूसरी बात ये है कि आप देहातों में देख लें जो लोग हैं जो ज़्यादा इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर भी इसकी बहुत अहमियत है। उसके अलावा दूसरे ममालिक की आप बात कर रहे थे तो वहाँ पर इसी तरह टीवी चैनल्स की तरह और सोशल मीडिया की तरह इसको भी उसी तरह अहमियत हासिल है, और हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि रेडियो की अब वो डिमांड्स नहीं रही, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये गलत है। हर चीज़ की अपनी एक डिमांड है, क्योंकि आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर आपको मुवासलाती से आ रहे ना नजर आ रहे हो और राब्ते ना हो पा रहे हो, तो वहाँ पर रेडियो एक आसान जरिया होता है गुफ्तगू का। अच्छा भैया, मैं इस आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि रेडियो की इंपॉर्टेंस अगर आपने जाननी है ना, तो आप जब रेडियो शो सुनते हैं या रेडियो आप ट्यून इन करते हैं तो आपको वहाँ पे जो कमर्शियल्स सुनने को मिलते हैं, जो आपको पब्लिसिटी दूसरे ब्रांड्स की सुनने को मिलती है, अगर वो अब तक वहाँ पे है तो इसका मतलब है कि लोग रेडियो सुन रहे हैं। क्योंकि कंपनी जब पब्लिकेशंस करवाती है, मैं माई सेल्फ जब मैं ट्रैवल करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो मैं सिर्फ रेडियो सुनता हूँ और मैं ट्यून इन करके वो रेडियो ढूंढता हूँ जहाँ पे कोई प्रेजेंटर मज़ेदार गपशप कर रहा हो, अच्छा म्यूजिक प्ले हो रहा हो, उसी को सुनते सुनते आपने बीच में कमर्शियल्स आते हैं जो आपने सुनने होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली। तो पब्लिसिटी का भी एक चीपेस्ट मीडियम है, क्योंकि टेलीविजन की ब्रांडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, रेडियो की जो पब्लिसिटी कॉस्ट है वो बहुत कम है। तो उस लिहाज से लोग कहते हैं कि यार ज़्यादा लिसनरशिप तक पहुंचना है तो ये भी ठीक है। सेकंड चीज़ है अवेयरनेस प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की कि फार फ्लंग एरियाज़ में, दूर दराज देहातों में जहाँ पे और कुछ नहीं पहुँचता, वहाँ पे रेडियो वेव्स पहुँचती हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छी पहुँचती हैं, क्योंकि इतनी कैपेसिटी और कैपेसिटी उसमें कंजंक्शन नहीं होती कि आपको जो बीच में ट्रांसफरेंस आती है वो नहीं आती, तो बहुत अच्छी आपको क्लीन ट्रांसमिशन मिलती है। वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जो किसान हैं उनके लिए एग्रीकल्चर के प्रोग्राम होते हैं कि किस तरीके से अच्छी काश्त वो कर सकते हैं। आपकी कोविड डेज़ में, पेंडेमिक में आपको बहुत अच्छे पैगाम पहुँचे कि किस तरीके से आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखना है, अर्थक्वेक के दिनों में आपने क्या करना है, किस तरीके से खुद को बचाना है। मतलब अवेयरनेस की बेस्ट अप्रोच जो है वो रेडियो है। तो इस लिहाज से रेडियो को ये क्रेडिट जाता है।
रेडियो को यही क्रेडिट जाना भी चाहिए, क्योंकि रेडियो हमारी पहली इन्वेंशन है, और उसके अलावा जो है रेडियो से जितने मेरे ख्याल से लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जो सबसे पहले स्टार्ट ही इसी से हुआ था, तो इतने लोगों के लिए ये एक ज़रिया है अवेयरनेस का, बात अपनी पहुंचाने का किसी के पास तक। और मैं देखती हूँ वैसे भी लोग जो है ना, मतलब मैं भी माई सेल्फ भी, कभी मैं अगर अपनी गाड़ी में कभी रेडियो ट्यून इन कर दूँ, बोर हो जाऊँ म्यूज़िक सुन के, तो मैं कहती हूँ चलो यार थोड़ी गुफ्तगू भी हो जाए, थोड़ा म्यूज़िक भी साथ साथ हो जाए, तो वो बहुत मज़ा आता है। और वो उसके लिए एक अच्छे आरजे का होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा भैया, यहाँ पे एक क्रेडिट और मज़ेदार चीज़ जो रेडियो को जाती है वो है कि जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947, तो 13 अगस्त की रात, ठीक है, सबसे पहले जो पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ वो रेडियो पर था, ठीक है, तुलूए सुबह आज़ादी, ठीक है, वो जो सुबह हुई 12 बजे के बाद, तो वो सबसे पहला ऐलान जो था वो रेडियो पे था। और उस वक्त सिर्फ मीडियम ही रेडियो था, टेलीविज़न तो किसी बहुत ही कम लोगों के पास, मुश्किल है किसी के पास हो, रेडियो भी बहुत कम लोगों के पास होता था। उस वक्त बड़े बड़े हैंडसेट्स और जो बॉक्सेस होते थे इतने इतने होते थे, और उनको ट्यून किया जाता था बाकायदा कि कहाँ पे मीडियम वेव्स में आ रहा है और कहाँ से आवाज़ क्लियर आ रही है। फिर वो ग्रेजुअली कन्वर्ट होते होते मीडियम वेव से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे आया, जिसको FM कहा जाता है, और अब आपको क्लीन और क्रिस्टल ट्रांसमिशन सुनने को मिलती है। सो ये भी एक रेडियो का क्रेडिट है कि रेडियो ने जो पहले पाकिस्तान की आज़ादी की अनाउंसमेंट हुई वो थ्रू रेडियो थी। अच्छा, लोग जो हैं इतने सारे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रेडियो की तरफ भी आने चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको भी कुछ इस सिलसिले में वो कुछ कर सकें, तो उनको क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे आप? देखिए जी, मैं जितने भी स्पेशली यूथ है वो लोग, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि जी हम भी रेडियो प्रेजेंटर्स की तरह जो बोलें और बात करें और इस तरफ आएँ। तो मैं उनसे कहता हूँ यार, सबसे पहले आपकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है, अगर आपके पास तालीम है, देखिए तालीम का इससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इस तरीके से कि अगर आप तालीम आपकी कंप्लीट है या अच्छी तालीम है, तो आपके पास बोलने की वोकैबुलरी होगी, आपको वर्ड्स की सिलेक्शन, कलेक्शन, प्रोनाउंसिएशन, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी किस तरीके से बोलना है। सेकेंडली, बी अ गुड लिसनर, अच्छा सुनने वाला बने। अ गुड लिसनर इज़ ऑलवेज अ गुड स्पीकर, ठीक है। आपने अगर सुन लिया, अच्छे आरजेस को सुना, अच्छे बोलने वालों को सुना, तो आपको पता होगा कि यार मैंने किस तरीके से अल्फाज की अदायगी करनी है, तलफ़ुज़ मेरा कैसा होना चाहिए, क्या अल्फाज बोलने हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे होंगे तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने ज़ेर पेश उल्टा सीधा बोल दिया तो वही सुन के जो तमाम सुनने वाले लोग हैं उनकी अदायगी भी वही होगी। आपने जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई वो उनके लिए हरफ आखिर होता है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंडली, आपने अच्छी रीडिंग करनी है, चाहे वो बुक्स हों, आपका डेली न्यूज़पेपर हो, अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम्स करना चाहते हैं गो फॉर द इंग्लिश वन, और अगर आप उर्दू में आना चाहते हैं तो आपको अच्छी उर्दू की जो सिन्फ है वो आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या अल्फाज किस तरीके से अदा करने हैं, क्या अल्फाज बोलने हैं, किन को मैंने इग्नोर और अवॉइड करना है जो दूसरे लोगों के लिए नहीं होने चाहिए। तो उस लिहाज से ये बहुत सेंसिटिव मीडियम भी है। आप ये सब करें और उसके बाद आप शीशे के सामने खड़े हों और बोलें। फिर आप सेकंड लेसन आपने ये करना है कि उसको रिकॉर्ड करना है जो आपने प्रोग्राम किया है, और खुद सुनना है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप तैयार हैं। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, बस ये करके ही बात कर लें कि तू भी पाकिस्तान है और मैं भी पाकिस्तान हूँ। जब आप बात करेंगे तो फिर बातों से बात निकलेगी और आप फिर बोलना शुरू कर देंगे। और दूसरा ये होता है कि अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, रेडियो में, टीवी में, अखबार में, ये कुछ भी एजेंसीज़ में, तो आपको उसके लिए अपनी स्टडीज़ पे भी ये करना होएगा कि आपको मीडिया स्टडीज़ हासिल करनी होंगी, जर्नलिज्म की तरफ आना होएगा। जर्नलिज्म के हवाले से मुझे ये भी बताइएगा, आप कुछ लिखते भी हैं? जी, मुझे जहाँ मौका मिले मैं लिख देता हूँ मतलब दीवारों पे, कागज़ों पे। देखिए जी, लिखने के डिफरेंट अंदाज हैं। और अब तो ये कि डिजिटली हो जाता है, आप कंप्यूटर्स में लिखते हैं, फोन्स में लिखते हैं, ट्विटर पे लिख दिया। आजकल तो इतनी ऐप्स आ गई हैं, आप खुद देखिए, छोटी छोटी, आप ये टिकटॉकर्स को देख लें, आप वो खुद के प्रोड्यूसर्स हैं, खुद के डायरेक्टर हैं और खुद की सब चीजें बना रहे हैं और हिट भी हो जाते हैं। मैं देखती हूँ उनके साथ बॉडीगार्ड्स भी चल रहे हैं और इतने कुछ वो आजकल इतने इन है, हम तो पीछे रह गए हैं। देखिए उसमें टिकटॉक का देखिए पॉजिटिव कैरेक्टर और पॉजिटिव साइड भी है। बहुत से लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू टिकटॉक। शॉर्ट वीडियोस ऑफ 30 सेकंड्स आपकी लाइफ चेंजिंग बन सकती है। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, डू इट योरसेल्फ, जिसको DIY वीडियोस कहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने नाम बनाया। वही मैं बात कर रही हूँ, ये अच्छी बात है कि वो खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही प्रोड्यूसर है और खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। वो अपना टैलेंट खुद शो कर रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। बिकॉज आप देखते हैं बहुत सारी जगहों पे
आपको मौका नहीं मिलता है, आपको नहीं लिया जाता है, कहीं पे आपको जगह नहीं मिल पाती है, आप अप्रोच कर रहे होते हैं मगर कहीं पे सिफारिशें भी चल रही होती हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसमें ये बेहतर होता है कि आप कुछ ना कुछ अपने लिए खुद करें और कुछ अपने परफॉर्म खुद करके दिखा दें। बिल्कुल। क्या आप लाफ्टर थेरेपिस्ट भी हैं, म्यूज़िक थेरेपिस्ट भी हैं, तो क्या आपने भी अपनी कोई ऐप्स बनाई हुई हैं या आप ये टिकटॉक पे भी करते हैं या अपना जो आपका चैनल है उस पर आप सब कुछ करते हैं? ये देखिए जी, मेरा एक तो यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो कि मेरे अपने नाम से आरजे फैसल इरफान के नाम से। इनके अलावा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जिम बॉट। जिम बेसिकली जिम्नेजियम और बॉट हो गया एक ऑटोबॉट यानी रोबोट से निकला है। तो जिम बॉट एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको फिटनेस और पर्सनल फिटनेस, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाती है। तो इसमें 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलनेस के लिए यूज़ होती हैं, जो कि है लाफ्टर थेरेपी एंड म्यूज़िक थेरेपी। तो इन दोनों टेक्निक को मैं यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो म्यूज़िक थेरेपी क्या होती है? मतलब हम म्यूज़िक सुनते हैं, वैसे तो कहते हैं रूह की ग़ज़ा है। जी। तो रूह की ग़ज़ा है, लेकिन किसी जगह पर हमारे मज़हब में ममानियत भी है इसकी, तो क्या समझते हैं आप इस बारे में? अच्छा भैया, यहाँ पे ना म्यूज़िक की डिफरेंट जो वो कैटेगरीज हैं, ठीक है। आप देखिए, बारिश की रिमझिम है, वो भी म्यूज़िक है। हवा का सरसराहट है, वो भी म्यूज़िक है। बाज़ औक़ात आप पहाड़ों में जाके बैठ जाएं तो वो आपको जो सनसनाहट की हवा चल रही होती है वो आपको सुकून देती है। खौफनाक भी होती है। हाँ, खौफनाक तो वो आपकी कैटेगरी है, अपने डरना है कि खुश होना है। पानी के किनारे आप बैठ जाते हैं, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, तो थेरेपिस्ट उनको ट्रेन करते हैं कि आपने बहते पानी की आवाज़ या बारिश की आवाज़ आपने सुननी है। तो आप डिफरेंट एप्लीकेशन है, जैसे एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है काम, CALM, यानी सुकून। उसमें डिफरेंट वॉइसेस हैं, जैसे बहते पानी की आवाज़, बारिश की आवाज़, आग जब क्रैक करती है उससे क्रिक क्रिक की आवाज़ होती है। तो वो जब आप सुनते हैं तो आपको वैसे ही सुकून महसूस होता है। तो म्यूजिक थेरेपी हमने इससे डिराइव की है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि हम आपको ठुमरी और क्लासिकल सुनाएंगे, नहीं। उसके अंदर हम आपको आपकी ही वॉइसेस होती हैं जो आपको जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप वेव्स जनरेट करते हैं तो आपके ब्रेन में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं जो आपको रिलैक्स करती हैं। इस तरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, आपके जो बॉडी मूवमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं, उससे हम म्यूज़िक बनाते हैं। फिर थोड़ी सी हमिंग होती है, हमिंग जैसे इस तरीके से हम हमिंग बनाते हैं जो लोगों का जो मूड है उसको लिफ्ट अप करते हैं। तो म्यूज़िक थेरेपी यहाँ से जनरेट करते हैं, स्पेशली बच्चों में, और जो ओल्ड एज सिटीजन्स हैं उनके लिए यूज़ होता है डिफरेंट पेन्स को, डिफरेंट डिजीज़ को, डिफरेंट एंजाइटीज़ को क्योर करने के लिए। तो अभी ये आप कहाँ पे करते हैं? हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़रूरत है, स्कूल्स में बहुत ज़रूरत है, तो अभी तक कहाँ तक आप लोग कर चुके हैं? देखिए, बिल्कुल, मैंने जो ज़्यादा कैटेगरीज में काम किया है वो मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग के लिए किया है। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद में जितने फिटनेस स्पॉट्स हैं वहाँ पे ही हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जनरल पब्लिक को हम इन्वाइट करते हैं कि वो आएँ और इसका हिस्सा बने। स्कूल और एजुकेशन सिंडिकेट्स जो हैं उसमें बड़ा अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा अच्छा काम करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडर प्रेशर होकर काम कर रहे होते हैं कि एग्जाम्स आ गए, पढ़ाई आ गई, तो परेशान हो जाते हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए यूज़ होता है। सेकेंडली, कॉर्पोरेट सेक्टर में ये यूज़ होता है क्योंकि लोग बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं। आज बहुत से डांट पड़ गई या टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, सेल्स पिच अप नहीं हो रही, तो उन सबको रिलैक्स करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। जब आप देखिए अलाइन हो जाएंगे, फोकस आ जाएगा आपका, तो आप अपना हर काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और योगा, लाफ्टर थेरेपी और म्यूज़िक थेरेपी आपको इस चीज़ में अलाइन करती है। सही बात है। उसके अलावा जो है ये आप जो बता रहे हैं थेरेपीज़ होती हैं, एक आपकी होती है कि आप समटाइम्स जो होते हैं साइकोलॉजिकल, जो लोग जो साइकी थोड़ी सी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, हाँ, और वो थोड़े से कहते हैं कि हम उनको साइकोपैथिक भी बोलते हैं और साइकोपैथ बोलते हैं। हम उनको कहते हैं कि इनके थोड़े से मसाइल हैं, दिमागी थोड़ा सा कुछ ऐसा है जी। तो उनके लिए क्या होता है? देखिए, उनके लिए मेडिटेशन और म्यूजिक थेरेपी दोनों का एक कॉम्बो यूज़ होता है, जिसको माइंड पावर योगा कहते हैं। ये इस वजह से होता है कि बाज़ औक़ात आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है, ट्रॉमा में चले जाते हैं आप, कोई हादसा हो जाता है, कोई आपसे बहुत प्यारा बिछड़ जाता है, लाइफ में कोई आपको ऐसा लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, बिजनेस लॉस हो जाता है, तो वो आपका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको वापस लाया जा सकता है। एवरीथिंग इज़ क्योरेबल, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो क्योर ना हो सके। ऑल यू नीड टू डू इज़ द राइट ट्रेनर। आपके पास एक अच्छा प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि मैंने किस कैटेगरी में ख़ुद को इन्हेंस करना है। ये आपका ट्रेनर आपको बताता है, आपकी प्रोफाइलिंग करता है कि आपको मेंटल योगा चाहिए, फिजिकल योगा चाहिए, स्पिरिचुअल हीलिंग चाहिए, वो आपके लिए करता है। और इन सब चीज़ों से आप बेनिफिट लेके दोबारा बैक टू लाइफ आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बैक टू लाइफ आना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो आजकल हम रेशो देख रहे हैं ज़्यादातर सुसाइड का है। हाँ। जो लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और अपने मसाइल की वजह से जो है ख़ुदकुशी कर लेते हैं, जो कि हराम है। और उनको ये समझना चाहिए कि उनकी फैमिली को भी उनकी ज़रूरत है
वो ये समझते हैं कि शायद मैं नहीं कमा सकता, या मेरे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या मुझे मोहब्बत में नाकामी हो गई, तो ये दुनिया हो खत्म गया, हो गई। दुनिया ख़त्म हो गई। दुनिया ख़त्म नहीं हुई, दुनिया अल्लाह ने आपके लिए बनाई है, आप अपने लिए जी रहे हैं, अपने आप को खुश रखें। क्यों, ये बात है ना मानने? बिल्कुल जी, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कहना आसान है कि मैं जी आपको खुश रखूँगा, लेकिन आपने खुद को खुद खुश करना है। मज़े की बात यह है कि एक इंसान जो आपसे प्यार करता है और आपका ख्याल रख सकता है वो आप खुद हैं। Exactly. ठीक है, और कोई भी आपका ख्याल उस तरीके से नहीं रख सकता। That's what I believe. हाँ, आपने अपनी डाइट का ख्याल खुद रखना है, आपने कितना पानी पीना है, आपने कहाँ घूमने जाना है, अपना टाइम आपने कहाँ स्पेंड करना है, आपका अच्छा दोस्त अच्छा फ्रेंड कौन है, आपने अपने नेटवर्क खुद चूज़ करना है, कौन सी किताब पढ़नी है, आपने कौन सी जगह जाके अच्छा नाश्ता करना है, अपना ख्याल आपने खुद रखना है। तो बहुत ज़रूरी है जी हाँ, अपना ख्याल खुद रखना और अपने आप से प्यार करना, क्योंकि अगर आप अपने आप से खुद प्यार करेंगे तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे। आपका खुद का दिल करेगा मैं तैयार रहूँ, मैं खुश रहूँ, तो ये एक आपकी पॉजिटिविटी है। लेकिन आप अगर नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो फिर ये सुसाइड जैसे केसेस हो जाते हैं। समटाइम्स कुछ भी आपके साथ अल्लाह ना करे मिसहैप हो सकता है। इन चीज़ों से बचाव के लिए थेरेपीज बनी है, थेरेपिस्ट बनाए गए हैं हमारे यहाँ, और ये बहुत सारी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो जाकर आप ज्वाइन करें। आप कोई जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनमें आप हिस्सा लें, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहें फैसल तो वो बता दीजिए। बस जाने से पहले इतना ही मैसेज है कि ये जो थेरेपीज, आपकी एक्सरसाइजेज, आपके लिए इतनी सारी रिक्रिएशंस बनाई गई हैं, इनसे फ़ायदा लिया करें। और फ़ायदा लेने के साथ साथ आप अपना ख्याल खुद भी रखा करें। जब आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी एक्टिविटीज़ लेके आएंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे और अच्छा बोलेंगे, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। तो लाइफ में एक चीज़ जो आपने स्प्रेड करनी है वो है पॉजिटिविटी, और एक चीज़ से दूर रहना है वो है नेगेटिविटी। एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आपकी लाइफ में वो चीज़ ज़रूर अहमियत रखनी चाहिए जो आप करना चाहते हैं, और उसके करने के लिए आप पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए डेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। हर काम में पॉजिटिविटी सबसे पहले आती है। तो पॉजिटिविटी के नोट पर ही हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को भी काफ़ी इंजॉयमेंट मिली होगी, क्योंकि हमारी कोशिश यही थी कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हंसा भी सके और बात भी अच्छे तरीके से कर सके, एक नॉर्मल तरीके से जिस तरह लोग बात करते हैं। जी नाज़रीन, तो अगले हफ्ते हम फिर आपके पास हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।